Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. So today we will discuss the lesson 6, balanced and unbalanced growth of the book Introductory Development Economics for semester 5 student. उससे पहले आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ पे क्या क्या थ्योरीज बताई हैं इकोनॉमिस्ट ने, जो हमारी साइकिल ऑफ पॉवर्टी होती है उसके बारे में हम जानेंगे, एंड एट द एंड SOC एंड DPA के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और कंपेयर करेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या है। सो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नॉर्मली बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ किसको बताया गया है। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि हमें हर सेक्टर में, हर इकोनॉमिक सेक्टर में बैलेंस्ड ग्रोथ करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, सिर्फ एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सेक्टर्स हैं, सब पे इक्वली बैलेंस्ड ग्रोथ करो, इक्वली प्रमोट करो सबको। इसको कहते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। और अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती है कि हम सभी सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट ना करके उन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करें, उन ऐसी स्ट्रैटेजीज पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे ज्यादा हमें इन्वेस्ट भी ना करना पड़े और हमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि हम कुछ ही सेक्टर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें लिंक्स और हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस्ड ग्रोथ। इजी वे में देखें तो बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ टुगेदर, बट अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजीली, मतलब कि हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ग्रो करें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो अब बिल्कुल समझ आ जाएगा। सो बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि वो ग्रोथ जो हम कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, हम उसमें इक्वली डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, या सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर होता है, या सर्विस सेक्टर। ठीक है, हम इन तीनों पे क्या कर रहे हैं, इक्वली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्वली जितना हो सकता है ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पे ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या है कि हमारे तीनों सेक्टर इक्वली ग्रो हो रहे हैं। दो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करे जा रहे हैं और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। इसको ही कहते हैं बैलेंस ग्रोथ। अब दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या बैलेंस रिलेशन होता है। देखिए, बैलेंस रिलेशन रखते हैं हम तो क्या होता है, तो इंडस्ट्रीज रिक्वायर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए भाई, रॉ मटेरियल चाहिए, उसी का तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसीलिए बोला गया इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, इसीलिए हमें एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। फिर बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज क्या है, हमारी डिमांड को क्रिएट करती है। अब डिमांड हमने मैन्युफैक्चर की है, अब डिमांड होएगी भाई उस सामान की, तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई हमें और भी ज्यादा एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और ज्यादा रॉ मटेरियल के लिए हम मशीन्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्रीकल्चर में भी तो हमें मशीन्स को, इक्विपमेंट्स जो होती है वो चाहिए ना। तो यही बोला गया है कि दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो रहा है तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड करनी पड़ेगी, और इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो हमें एग्रीकल्चर पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो यही होता है हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ। अब देख लेते हैं बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ये बोल रहे हैं कि ये हमारी सप्लाई साइड है और ये हमारी डिमांड साइड है, कि सप्लाई साइड में हमें किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए और डिमांड साइड पे हमें किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। अब सप्लाई करनी है हमें, तो सप्लाई के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। भाई वो सामान भी तो हमें बनाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा।
हमें रॉ मटेरियल मिल गया, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पावर चाहिए, ये सब क्या है, सप्लाई साइड है जिस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है डिमांड साइड। अब डिमांड साइड में हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होएगी, ठीक है। अब जो हमारी इस काम करेंगे उनको एम्प्लॉय जो हम मशीन लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उसमें लेबर चाहिए। लेबर लगेगी, इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम जनरेट होएगी, डिमांड जनरेट होएगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इससे हमारी डिमांड बढ़ती है। ये सब क्या है? ऑटोमैटिक रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है कि हम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है? लोग काम करने आएँगे। इंडस्ट्रीज़ हम सोचो ज़्यादा लगा लें, ठीक है? हमने यहाँ भी लगा दी, यहाँ भी लगा दी, यहाँ भी लगा दी। अब इसमें लेबर चाहिए, तो हमने तीनों जगह लेबर लगा दी, ठीक है? अब लेबर लगी, लोगों को काम मिला, लोगों को उनकी सैलरी मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोगों की जो इच्छा है वो खरीदेंगे, ठीक है? अब लोगों की इनकम बढ़ी, अब लोगों की जो इच्छा होगी फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ खरीदने हैं, वॉच खरीदने हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी, अब डिमांड बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो बोलेगी भाई लोगों को और सामान चाहिए तो और प्रोडक्शन करो, ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ेगी और फर्दर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी, फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देंगे। तो ये पूरी साइकिल होती है बैलेंस्ड ग्रोथ की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हम बैलेंस ग्रोथ में डोमेस्टिक एंड फॉरेन इकोनॉमी को पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है डोमेस्टिक ग्रोथ और फॉरेन फॉरेन ग्रोथ में, ठीक है। इसमें बोला है कि बैलेंस ग्रोथ को प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड के बीच में। ये क्यों चाहिए होता है? अब देखो, हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व होता है, ठीक है, फॉरेन जो पैसे होते हैं बाहर की दूसरी देश के यूएस से डॉलर होते हैं वो आएंगे, ठीक है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर आएंगे, हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी होगी तो वो इन डॉलर में इंपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास फॉरेन रिजर्व कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और फॉरेन रिजर्व कलेक्ट हो रहा है तो हम उससे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाहर के देशों से मशीन रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इसीलिए बोला गया है कि दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। या ये बोला गया है ना, एक्सपोर्ट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, क्या एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, जब इंपोर्ट करेंगे तो हमें इंपोर्ट के लिए मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो हम बाहर के देशों से लेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और फॉरेन ट्रेड दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन होता है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे बैलेंस ग्रोथ की, ठीक है। सबसे पहले रॉर्डन ने बताया है, रॉर्डन ये बोलते हैं कि सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक इंडस्ट्रीज पे ही खर्चा नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने शूज, ठीक है, शूज का एग्जाम्पल देते हैं कि हमने सिर्फ शूज की फैक्ट्री खोली है और लोगों को शूज लेने हैं, ठीक है, सिर्फ शूज की फैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करी है हमने। बट जब तक लोगों के पास उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, इनकम ही नहीं होगी, तो वो शूज कैसे खरीदेंगे? तो हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई ना। अब सोचो हमारे देश में सिर्फ शूज की फैक्ट्री है और कुछ लोग ही उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ लोग तो चलो ले भी लेंगे, ठीक है, उनके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, ले लेंगे। बट जो बाकी के लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास कोई परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो ले लेंगे शूज? नहीं ना। इसीलिए वो ये बोलते हैं कि सिर्फ हमें एक इंडस्ट्री पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट करो, जैसे शूज, फूड, क्लोथ, सब पे इन्वेस्टमेंट करो। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज पे तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, लोग काम करेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इससे डिमांड बढ़ेगी। यहीं पे वो बताते हैं कि सिर्फ शूज की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने से हमारी परचेसिंग पावर जो है वर्कर की नहीं बढ़ेगी, हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रिएट करने चाहिए जिससे ही शूज की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ये पूरा यहाँ पे वो ये बोलते हैं ना कि हम फूड, क्लोथ, सब शूज एंड अदर इंडस्ट्रीज को अगर साथ में डेवलप करते हैं तभी हमारी इंडस्ट्रीज में कंजप्शन बढ़ेगी और हमारे इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी। आई होप आपको इनकी थ्योरी समझ आ गई होगी। इन सिंपल बोले तो ये बोलते हैं कि सिर्फ एक ही सेक्टर में या एक ही फैक्ट्री मत लगाओ, एक ही टाइप की, हर फैक्ट्री, हर सेक्टर में, हर गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करो, जैसे शूज हो गए, फूड हो गए, क्लोथ हो गई, ज्वेलरीज हो गई, सब पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है।
सेवरल इंडस्ट्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगी लोगों के पास तो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो हमारी मार्केट और बड़ी होएगी तो हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। तो ये थ्योरी थी रॉडन की, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब थ्योरी आती है लर्नर की। ये लर्नर बताते हैं साइकिल ऑफ पॉवर्टी को, कि कैसे एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री के एक साइकिल में फंस गई है पॉवर्टी की, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारी वो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसी छोटे से ग्राफ से हम समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है, ये सप्लाई साइड बताते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में सभी पीपल्स की लो इनकम होती है, ठीक है। लो इनकम होगी तो वो लो सेविंग करेंगे तो उनकी लो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अब भाई जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, बहुत कम पैसा है, तो हम उसमें कम ही सेविंग कर पाएंगे। अब कम सेविंग करेंगे तो हमारे पास फिर हम कम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास लो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो ज़्यादा पैसे हमारे पास कैसे आ जाएँगे, ठीक है? वही बोल रहा है, अब लोगों के पास फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी और दोबारा ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो यही बोला गया है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री पॉवर्टी साइकिल में फँस जाती है। ये यहाँ पे बताया गया है कि लो इनकम हमारी रिड्यूस करती है सेविंग को, और जब सेविंग रिड्यूस होती है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से लो कैपिटल फॉर्मेशन और लो प्रोडक्टिविटी फेस करनी पड़ती है। अब जब सामान ही इतना ज़्यादा हमारा नहीं सेल होएगा, या उस रेट पे उस तरह का सामान सेल नहीं होगा, तो हम जो हमारी लेबर काम कर रही है उनको ज़्यादा पैसे दे पाएँगे? नहीं ना, तो लो इनकम हो जाएगी, वो साइकिल वैसे चलती रहती है। तो ये था सप्लाई साइड। अब हम देखते हैं डिमांड साइड। डिमांड साइड में लोगों की इनकम कम है तो लोग डिमांड कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और वो ही इनकम कम होएगी। ये बोला गया है कि अगर हमारे लोगों की इनकम ही कम है तो परचेजिंग पावर भी कम होगी। ये था जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री साइकिल में फंस जाती है पॉवर्टी की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इस पॉवर्टी से हम निकले कैसे, ये बताते हैं ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये बताते हैं लर्नर कि हमें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी। हमें हर कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज को बनाना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। हमें शूज फैक्ट्रीज, अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज को पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जितना हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इस साइकिल से निकल पाएंगे। अब जब हमारी मार्केट एक्सपेंड होगी तो इनकम इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इससे प्राइस राइज होंगे। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड पे हम इंपोर्ट करेंगे और ऐसे ही डेवलप्ड हो जाएंगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। इन सिंपल ये कहा जाए तो हमें अगर इस साइकिल से निकलना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, अपनी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। अपनी मार्केट में हर वो सामान रखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है सामान पे, फिर धीरे धीरे वो इन सब फैक्टर से निकलेगी और हमारी इंडस्ट्रीज को होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे बोला गया है लार्ज मार्केट, हाई डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट, हाई प्रोडक्शन। तो ये था रगनर का पूरा जो भी उन्होंने साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया। अब इन्वेस्टमेंट, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी एक टाइप की फैक्ट्री पे इन्वेस्ट ना करके हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा बताया गया है कि अगर सिर्फ हम इंडस्ट्रीज पे ग्रोथ करेंगे तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चर से ज़्यादा होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, और एग्रीकल्चर का ज़्यादा ग्रोथ होगी इंडस्ट्रीज से तो क्या होगा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स बताए गए हैं। क्रिटिक्स इन सिंपल मैं ये कह दूँ तो पहला ये बताया गया है कि ये इंक्रीज इन द एक्सपेंस, ये सिर्फ एक्सपेंस को इंक्रीज करने की बात करती है थ्योरीज। ये बताती है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, इन सब को ही बढ़ाने की बात करती है।
ये नेगलेक्ट करती है हमारी कॉस्ट रिडक्शन को, ये नेगलेक्ट करती है लोगों की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, लोगों की सिचुएशंस को नेगलेक्ट कर रही है, और ये डेवलपमेंट थ्योरी शॉर्ट कमिंग है, ठीक है। ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो ये भूल जाती है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी से हम गुजरते हैं, सिर्फ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रही है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्रिटिक्स लिखे हुए हैं, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तभी आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपना अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। अनबैलेंस ग्रोथ मैंने आपको बताया है कि किस सभी फैक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करके हमें स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होएगी, हमारी एक्सपेंशन होएगी। ये बोला गया है कि इम्बैलेंस क्रिएट प्रेशर। जब हम एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बनेगा कि भाई रॉ मटेरियल दो हमें, हम ये बोल रहा है कि हमें रॉ मटेरियल दो, दो दो दो, प्रेशर बना रहा है एग्रीकल्चर पे, तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो कि रॉ मटेरियल इसे देंगे। इम्बैलेंस थ्योरी यही बोलती है, अनबैलेंस थ्योरी, कि जब हम इम्बैलेंस क्या है, प्रेशर क्रिएट करता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो फर्दर हम उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यही सेंट्रल आइडिया होता है अनबैलेंस्ड थ्योरी का। यहाँ पे आता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। अब इसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है, प्रोजेक्ट कैन क्रिएट बेनिफिट्स फॉर अदर प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता है दूसरे प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इसमें हम कन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट और डाइवर्जेंट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि रिसीव मोर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स देन दे क्रिएट। हमें मोर इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, ठीक है। और डाइवर्जेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि क्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, हमें उन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को बनाना चाहिए फॉर अदर प्रोजेक्ट, ठीक है। इन सिंपल ये कहें तो कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि हम उन इकोनॉमिक्स को रिसीव कर लें, और दूसरा ये है कि हम उन इकोनॉमिक्स को बनाएं अदर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर आता है SOC और DPA। SOC का मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल। SOC का मतलब ये होता है कि हम उन नेसेसरी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करें जो कि हमारी प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली मदद करेगी, ठीक है। अब जैसे कि हम रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, पब्लिक एंड कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, ये हम इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं देगी, बट इनसे जो प्रोडक्शन होगा, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब हमें रोड्स, उनके लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें रोड अच्छे चाहिए, रेलवे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो एजुकेशन चाहिए, ठीक है। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज पे, बट ऑटोमेटिकली वो किस पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, रोड पे, पब्लिक पे, हेल्थ पे, ठीक, किस पे, रोड, रेलवेज पे प्रेशर बना दिया ना, इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। और SOC का मतलब होता है कि हम उन नेसेसरी चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में मदद करेंगी। अब रोड, रेलवेज पे हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलेगी, और इंडस्ट्रीज हमारा प्रोडक्शन करती है। तो SOC का मतलब यही होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक नेसेसरी जो सर्विसेज होती हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा आता है DPA, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये होती है वो एक्टिविटीज पे हम इन्वेस्टमेंट करना जो हमें डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन ये है कि हम अगर SOC पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी DPA पे इन्वेस्टमेंट होगी। अगर हम रोड, रेलवेज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इससे ज़्यादा बढ़ेगी ना, लोगों को स्मूथली रोड पे जाने का मिलेगा, रेलवे मिल रही है तो जल्दी हमारा जो सामान है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इससे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि अगर हम डेवलपमेंट थ्रू एक्सेस कैपेबिलिटी ऑफ SOC, जब हम SOC पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो
डीपीए इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन होएगी और जिससे हमारा और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा। तो इस सीक्वेंस 2 में ये बोल रहे हैं कि हम डीपीए पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्रीज पे, जो मैंने बताया कि मशीन पे, इंडस्ट्रीज पे कर रहे हैं, तो वो हमारी रोड एंड रेलवेज पे प्रेशर बनाएगी और वो फर्दर हम किस पे प्रेशर बनाएगी, एसओसी पे, और फर्दर हम वही एसओसी भी हमें इंडस्ट्रीज पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि डीपीए पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनडायरेक्टली प्रेशर बनाएगी एसओसी पे, फर्दर हमें उस पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इससे हमारी प्रोडक्शन होगी। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। कुछ क्रिटिकल रिव्यू देख लेते हैं हम अनबैलेंस का कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो स्ट्रेंथ यही है कि ये हमारी अलाउ करता है कि स्ट्रैटेजिकली हम रिसोर्सेज का यूज़ करें। इससे इसमें हमारी रिसोर्सेज बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है? रिसोर्सेज का वेस्ट कम होता है और जो हमारी बैलेंस ग्रोथ होती है उसमें रिसोर्सेज का वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए क्रिटिक पॉइंट उसका वो भी है, ठीक है? इसमें हम सभी सेक्टर से एम्फसाइज होते हैं, रिलेट करते हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच को ये एक्सप्लेन करता है, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है, ये सब क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं तो ये लैग फोकस करता है डायरेक्शन पे, टाइमिंग पे, ये हमारी रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करता है, इन द सेक्शन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिक्स, इन सबको क्या करता है, नेगलेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, ये पुअर कंट्रीज में बहुत डिफिकल्ट है इनको करना, ठीक है? फिर आता है हमारी फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शॉर्टेज बताता है कि जहाँ पे भाई लैक ऑफ पावर है, ट्रांसपोर्ट है, रॉ मटेरियल है, वहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ब्लॉक डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है? ये कुछ लिमिटेशंस है, ये आप डिस्कस कर लेना, ओके? यहाँ पे मैंने आपको दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बता दिया है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है? जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसमें मैंने शॉर्ट रिवीजन करके यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है? इंटरलिंक है दोनों के बीच में, क्या लिंक होता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस्ड ग्रोथ में, ठीक है? जो ऊपर पढ़ा है वही सब यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन करके आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारी समरी आ जाती है एंड यहाँ पे देखिए जो दोनों के कंपैरिजन से लेके यहाँ तक मैंने आपको पूरी क्विक रिवीजन दी है, माइंड मैप दिया है पूरा कि कैसे आपको क्या चीज़, अगर आप पेपर से पहले सिर्फ ये माइंड मैप पढ़ के चले जाओगे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे कुछ फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों हैं, कि आप पढ़ लेना आगे, ओके? सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कहीं से, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आप स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे जल्दी से जल्दी सभी अपडेट्स मिल जाती हैं, एग्ज़ाम की, एडमिशन्स की, रिजल्ट की, सबकी मिल जाएगी और स्टूडेंट से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना।